ELLT के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। ये भी पूछा जाता है कि आप अपनी स्टडीज़ के दौरान जॉब करेंगे या नहीं करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी को क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में यही शो करवाना होता है कि मैंने यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स है उसके बारे में। फर्स्ट वन है ELLT और सेकंड वन यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। मैं इन दोनों को लिंक करूंगा। अगर हम ELLT की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें हमारा यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है, क्योंकि इसके ELLT की स्पीकिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर हम कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटी के जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है हम उसे कवर कर लेते हैं। उसके बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनके सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं। और बहुत से मैंने कैसे ELLT क्लियर किया। मेरा ELLT में 8 बैंड आया था, जो कि आइल्स के ऑलमोस्ट एक्चुअली आइल्स के 7 बैंड के इक्वल था। और मैंने यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया, इस सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। ELLT के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, सेम आइल्स की तरह के: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। जो लिसनिंग होता है ये 20 मिनट्स का होता है आपका टेस्ट होता है, जिसमें जो MCQs बेस होता है, विकेबलरी बेस होता है। 10 से 15 मिनट की इसकी रिकॉर्डिंग होती है। और इसकी लिसनिंग की बेसिकली 2 रिकॉर्डिंग्स होती है और 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो लिसनिंग है, राइटिंग है और रीडिंग है, ये जो 3 टेस्ट होते हैं, 3 मॉड्यूल्स होते हैं, इसको आप कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हैं। लाइक अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी आप साइन अप करके उसके फ़ी पे करके तो अभी आप दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड टेस्ट होता है और ये रिकॉर्डेड टेस्ट होता है। लिसनिंग की जो रिकॉर्डिंग होती है वो 20 मिनट्स की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे रीडिंग की। इसकी 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती है, 2 सेशंस होते हैं। सॉरी, इसके 25 to 24 क्वेश्चन होते हैं। अब हम आएंगे राइटिंग में। राइटिंग में इस तरह होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जिसमें एक टॉपिक देते हैं वो, और उसी टाइम आपने उस टॉपिक को लिखना होता है। उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपने अपने वर्ड्स में कुछ भी लिखना होता है। अब लास्ट पार्ट इसका होता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग के पार्ट में ये होता है, ये जो पहले 3 मॉड्यूल है वो काफ़ी इजी होते हैं। इसमें ये होता है मतलब कि ना ये इजीली पास हो ही जाते हैं, बड़ा मतलब कि ना इजी सीन होता है इसमें। लेकिन जो होता है स्पीकिंग का, उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है, उसमें थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, देखते हैं कौन से किस डे की आप अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं, किस डे कौन सी स्लॉट फ्री है, उस लिहाज से आपकी अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद एग्जैक्ट उस टाइम पे आप उस जो उन्होंने लिंक प्रोवाइड किया होता है उस लिंक पे जाके आप अपना स्पीकिंग का टेस्ट देते हैं। ये लाइव होता है, मतलब इसमें ये होता है कि लाइव आपकी कम्युनिकेशन होती है। स्पीकिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपके पर्सनल क्वेश्चंस का। पर्सनल क्वेश्चन में आ जाता है वो कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आप क्या करते हो, मतलब वाइल्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसमें आती है आपकी प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपको टॉपिक पहले से मिल जाता है। जब आप अप्लाई करते हो ना, स्केड्यूल करते हो अपनी अपॉइंटमेंट डेट की, तब आपको एक टॉपिक मिल जाता है। उसमें ये होता है कि आपने उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, जो आप अपने वर्ड्स में अच्छे से उसमें लिखते हो और उसे प्रिपेयर करते हो। प्रिपेयर करने के बाद उसे ब्रीफ करते हो। ब्रीफ करने के अलावा इसमें ये होता है कि वैसे तो इसका 10 to 15 मिनट्स का टाइम होता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो 3 to 5 मिनट्स होते हैं। इन 3 to 5 मिनट्स में बेस्ट ये होता है कि आप इन 3 to 5 मिनट्स में अच्छे से उस टॉपिक को ब्रीफ कर दो, ठीक है। मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप दे के उसे ख़त्म कर दो। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। जब आप प्रेजेंटेशन का दूसरा मॉड्यूल वो स्टार्ट करते हैं, लाइक आपका फर्स्ट पार्ट होने के बाद, आपके पर्सनल क्वेश्चन होने के बाद, जब आप दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट करते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन ये कह के स्टार्ट करते हो, आई विल बिगिन माई प्रेजेंटेशन, और एंड पे थैंक यू बोलते हो। इनसे उनको पता चल जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन देने के दौरान आपको बिल्कुल भी वो इंटरप्ट नहीं करते दरमियान में एग्जामिनर। और सबसे बड़ी बात, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि वो ये सोचते हैं कि आ ई ऊ इस तरह का बड़ा मसला आ जाता है बोलते वक्त।
जो मैंने इसमें मतलब एक सॉल्यूशन निकाला था वो ये है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये होते हैं जो लाइंस उन्हें याद होती है वो उन लाइंस को बहुत फ्लो में बोल देते हैं, लेकिन जो लाइंस उनके माइंड में नहीं आ रही होती और उसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं और अटकने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने फ्लो को एक स्लो में रखेंगे, मतलब स्पीकिंग को अपनी स्लो में रखेंगे, एक ही फ्लो में रखेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली आप चलेंगे, तो इस मतलब टाइम पीरियड में आपको वो भी बातें याद आने लग जाएंगी जो आप सोचना चाह रहे हो। इसमें मतलब जो लाइंस आपको नहीं आती उसका फ्लो भी थोड़ा स्लो रहेगा, तो वो मिक्स हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी आप इजीली मतलब इसे क्लियर कर पाओगे। जो थर्ड टॉपिक होता है वो होता है राइटिंग से रिलेटेड। आपने जो राइटिंग का टॉपिक लिखा हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब जब आप ELT का टेस्ट दे रहे थे, मतलब समटाइम इस तरह भी होता है, आजकल पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मतलब सीन चल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल होता है वो आपके बिहाफ पे कोई दे देता है, तो कंसल्टेंट दिलवा देते हैं। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो फिर राइटिंग में जो लिखा होता है वो आपसे उसको टेस्ट करते हैं। राइटिंग में किसी भी फ्रेज़ को पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या था, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लेते हैं, फिर किसी भी जगह पूछ लेते हैं कि आपने इस जगह ये बात की थी, इससे आगे आपने क्या लिखा हुआ था, इससे रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन जब आप राइटिंग का आप दो तो उसे माइंड में भी रखो कि आपने क्या लिखा है, क्या बोला है, कौन कौन से वर्ड्स बोलने हैं, तो इसमें थोड़ा मतलब आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और लास्ट जो होता है उसमें एक पिक्चर होती है ELT के टेस्ट में। स्पीकिंग में लास्ट में एक पिक्चर होती है जिसमें कुछ भी पिक्चर में होता है, उसे आपने एक्सप्लेन करना होता है। आप उसमें कुछ भी कह सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो। जैसे जब मैंने टेस्ट दिया था तो मेरी पिक्चर में इस तरह था, एक टेबल के दोनों साइड पे कुछ बच्चे खड़े हुए थे और उनके सामने बाउल पड़ा हुआ था, और मेरे एग्जामिनर ने कहा था इसे एक्सप्लेन करो। मैंने उसे इस तरह एक्सप्लेन किया था कि एक स्कूल है, ठीक है, उसमें एक कुकिंग का फेस्टिवल चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, बच्चे अपने अपने जो मतलब बनाना चाह रहे हैं उसको मतलब बच्चों ने जो जो तैयार किया हुआ है उसको बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। और मतलब कुछ इस तरह के बच्चे थे जो आराम से खड़े थे वो, तो मैंने उसे ये बोला कि उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो बना के मतलब अपनी चीज़ें कंप्लीट करके खड़े थे, मैंने उसे ये बोला कि इन्होंने अपना मतलब जो टास्क था वो कंप्लीट कर लिया है। फिर मैंने उन्हें बोला कि मेरे भी ऐसे कंट्री में इस तरह के कंपटीशन होते हैं स्कूल्स में, बच्चों को थोड़ा मतलब ग्रो करने के लिए, थोड़ा स्टडी से हट के कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, वो क्योंकि वो थोड़ा ऐसे स्टडी से हट के इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है ताकि वो मेंटली थोड़ा एक्टिव रहे, ठीक है। तो इस चीज़ से मैंने रिलेट कर दिया। फिर मैंने इस चीज़ से उसे रिलेट कर दिया कि ये जो स्टूडेंट उनका स्कूल का एक फ़ोटोग्राफर है वो इस वीडियो को ले रहा है, या कोई टीचर है वो इस वीडियो को या पिक्चर को उसने कैप्चर किया ताकि वो अपने स्कूल की वेबसाइट पे या अपने सोशल मीडिया के पेज पे अपलोड कर सके, उसके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह मैंने इसे रिलेट किया था। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि ELT को हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से किस तरह मतलब रिलेट करेंगे। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से हम इस तरह रिलेट करेंगे जब वो आपसे आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं ना। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पर्सनल क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की है, यूनिवर्सिटी की डिटेल ऑब्वियसली आप ELT के लिए प्रिपेयर करेंगे, यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, कब उसकी रैंकिंग क्या है, एट्सट्रा सारा कुछ आप प्रिपेयर करेंगे। और जो है आपका यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, उसमें भी आपको ये सारा कुछ रेडी करना, प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपने UK क्यों चूज़ किया, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। आप जब इधर ELT के लिए प्रिपेयर करोगे, आप यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में भी ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो जब आप ELT के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी, यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। बहुत से कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आमतौर पे पूछे जाते हैं, मैं आज आपसे वो भी डिस्कस करूँगा। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के मैंने किस तरह फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा। अब हम आएंगे यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तरफ। इसे मैं साथ साथ रिलेट भी करता जाऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये बताना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कब बिल्ड हुई है, कौन सा इसका रैंक है, यूनिवर्सिटी किससे रिलेटेड A to Z सारी डिटेल आपको बताना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्योंकि ये क्वेश्चन 70 to 80% चांसेस होते हैं आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है, आप यूनिवर्सिटी यही क्यों चूज़ की है, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, इससे रिलेटेड सारा कुछ पूछते हैं। अच्छा, सेकंड पे आपसे पूछते हैं कोर्स के बारे में कि आपका कोर्स कौन सा था, कोर्स का लेवल कौन सा था। जिस तरह मेरा मास्टर्स का कोर्स था,
तो मेरा जो लेवल था वो 7 लेवल था, ठीक है। इस तरह मतलब लेवल्स होते हैं कोर्स के, आपको वो पता होना चाहिए। कोर्स का आपका वो कोड के आपको ये भी पता होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, वो कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, इसके बारे में आपको सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपका गैप है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं कि आप अपने जो स्टडी के बाद आपने गैप है अगर है तो उसे किस तरह एक्सप्लेन करते हो। अगर आपका जॉब का एक्सपीरियंस है उससे रिलेट आपको करना होगा, वो बताना होगा कि इस फॉर्म में मैं काम करता था, यहाँ इस डेट से इस डेट तक मैंने काम किया, इतना काम किया, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि और भी बहुत से कंट्रीज है जिसमें आप जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन वगैरह, तो आपने यूके ही क्यों चूज़ किया, इससे रिलेटेड बताना पड़ता है। मतलब आप इसमें कुछ भी बता सकते हो, लाइक कि यूके 1 ईयर का मास्टर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि यूके में मतलब कि जो उसकी मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो बेस लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, इसलिए हेल्पफुल है। स्वीडन में और जर्मनी में आपको जो लैंग्वेज बैरियर का बड़ा मसला हो सकता है। इस तरह के आप बहुत से मतलब चीज़ों के इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया, इसमें आप बता सकते हो। इसमें भी आप कह सकते हो कि मतलब यूके सेकंड बेस्ट लार्जेस्ट कंट्री है स्टडी के लिए, सबसे बेस्ट कंट्री है स्टडी के लिए। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि अगर जो आपने कोर्स चूज़ किया, ठीक है, इसमें इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। मतलब आपको इसमें ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने फ्यूचर स्कोप, आप अपनी कंट्री में वापस आके आपको क्या स्कोप है। आप इसमें कुछ भी कह सकते हो, लाइक मेरे पास ग्रांटेड जॉब है, लाइक मैं जब ये पूरी करूँगा अपनी एजुकेशन तो मैं अपनी होम कंट्री में मुझे बहुत अच्छी हाईली पेड के साथ और हाईली रैंक के साथ मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर है तो मैं वो ज्वाइन करूँगा। आपने किसी भी सूरत उन्हें ये नहीं कहना होता कि मैं इसके बाद यूके सेटल ही होने आ रहा हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं कहनी होती। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपने उन्हें ये शो करवाना होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे स्टडी के लिए मतलब एक इंटरनेशनल लेवल की डिग्री लेने के लिए यूके आ रहा हूँ, इसके बाद मैंने अपने कंट्री वापस ही आना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपके कोर्स के मॉड्यूल कौन से हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, और इसके क्रेडिट आवर्स कौन से, ये भी याद करने पड़ेंगे। ये भी पूछा जाता है कि आपने आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे है। अकोमोडेशन से रिलेटेड सारे हर किस्म के क्वेश्चन है कि अकोमोडेशन का रेंट कितना है, इसके अलावा वो उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उस वो उधर फैसिलिटीज़ क्या क्या है, इससे रिलेटेड सारा कुछ पूछते हैं। ये भी पूछा जाता है कि आपका वहाँ पे एक्सपेंस क्या होगा, ठीक है, फूड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इससे सारा रिलेटेड एक आपको एस्टिमेट होगा कि आपका ईयरली या मंथली इतना एक्सपेंस होगा। वो कैलकुलेशन एक होती है, आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। ये कोई मतलब इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, तो ये भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि हाँ, सबसे मेन चीज़ डिपेंडेंट से रिलेटेड आपने यूनिवर्सिटी को ये शो नहीं करवाना होता कि आप डिपेंडेंट को साथ लेके जा रहे हो। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने यही बोला था कि जो मेरी डिपेंडेंट है, मेरी वाइफ है, जो वो पाकिस्तान में ही रहेंगी, उनका स्टे पाकिस्तान में है, सिर्फ मैं जा रहा हूँ स्टडी के लिए, और मैं स्टडी अपनी कंप्लीट करके वापस आऊँगा, ठीक है। तो अब ये उन्हें मैंने यही शो करवाया था कि मेरा मतलब कि मेरे साथ डिपेंडेंट नहीं है, मैं अकेला ही वहाँ पे जा रहा हूँ सिर्फ स्टडी के लिए। इसमें इस तरह का कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का इससे कोई लिंक नहीं होता आपकी वाइफ से रिलेटेड या आपके डिपेंडेंट से रिलेटेड। अगर वो आपका वो पास कर देते हैं तो इसके बाद सिंपल आप अपना जो पासपोर्ट है वो आप एम्बेसी में सबमिट करवाते हो। ये एक टोटली डिफरेंट थिंग है, ठीक है। मतलब आपका डिपेंडेंट का वीज़ा लग जाता है। आपने यूनिवर्सिटी को ये शो नहीं करवाना होता कि आपके डिपेंडेंट भी आपके साथ आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के सिर्फ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके स्पॉन्सर से रिलेटेड डिटेल, स्पॉन्सर के साथ आपका रिलेशन क्या है, उसकी मंथली इनकम क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है, इससे रिलेटेड सारा कुछ पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आप अपनी स्टडीज़ के दौरान जॉब करेंगे या नहीं करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी को क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में यही शो करवाना होता है कि मैं स्टडी के दौरान जॉब नहीं करूँगा, कि मेरे पास इतने रिसोर्स हैं कि मैं मतलब अपनी स्टडी के और अपने लिविंग एक्सपेंस उठा सकता हूँ, अपने बियर कर सकता हूँ। मेरी इसके मतलब मेरे बैंक में इतना बैलेंस है जो मैं साथ लेके जा रहा हूँ, जो ये दोनों चीज़ें मैं आराम से मतलब बियर कर सकता हूँ, इन एक्सपेंस को बियर कर सकता हूँ। वैसे ये भी पूछते हैं कि आपको इतना पता है कि क्रेडिट आवर्स कितने अलाउ होते हैं ड्यूरिंग स्टडी आपको, तो 20 क्रेडिट आवर्स अलाउ होते हैं
एक स्टूडेंट यूके में वीकली 20 क्रेडिट आवर्स वर्क कर सकता है। आप इसके अलावा ये भी कह सकते हो कि अगर मुझे अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब मिलती है तो मैं उसे ज़रूर प्रेफर करूँगा कि उससे मेरा नॉलेज गेन होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा, इससे मुझे स्टडी में भी आसानी होगी। लेकिन फिर मुझे एक्चुअली जॉब की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्स हैं कि मैं अपने सारे एक्सपेंस बियर कर सकता हूँ। फिर बात हम करते हैं फ्यूचर प्लान्स की। उनसे एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपकी फ़्यूचर प्लान क्या है। हमने उसमें शो करवाना होता है कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने जो डिग्री है यहाँ से कंप्लीट करनी है। यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरे पास मेरे कंट्री में एक ग्रंटेड जॉब है, जो मैं जाते ही मतलब ज्वाइन कर लूँगा। उसकी पे थोड़ा मतलब लैक्स मतलब 2-3 लैक्स के करीब बता दें आप। इसके अलावा ये बता दें उसमें मुझे बहुत अच्छा हाईली पेड होगा, हाईली रैंक जॉब होगी, इससे रिलेटेड बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिस तरह आपने यूके क्यों चूज़ किया, आपने यही यूनिवर्सिटी की चूज़ की, आपका जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड या इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन हैं आपसे रिलेटेड, ये ELLT के स्पीकिंग में भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आप जब ELLT के स्पीकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका ये भी एक पार्ट कवर हो जाता है। जब आप अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक जो सबसे मेन चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है वो ये है कि आपने जो SOP यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाया, आपने अपने हर क्वेश्चन को, हर आंसर को उससे रिलेट करना है जो आपने SOP में बताया है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने जॉब एक्सपीरियंस को किसी और फर्म से रिलेट कर दिया, वहाँ पे बताया मैं किसी और फर्म में काम करता हूँ और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आप फर्म का नेम चेंज कर दें। आपने अपने आंसर्स को अपने SOP से रिलेट करना है। बेटर ये है कि आप अपने SOP को, अगर आपने खुद लिखा है वेल एंड गुड है, लेकिन आप अपने SOP को एक बार अच्छे से पढ़ लें, उनके पॉइंट्स बना के अपने माइंड में रख लें, ये सबसे बेस्ट है। मोस्टली ना 80 to 90% ये होता है कि क्वेश्चन यही होते हैं, इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन नहीं होता। बहुत रेयर होता है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें ये होता है कि मतलब हाँ, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, उनके मीनिंग्स सेम ही रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो एक्चुअली है वो यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्या एक लास्ट चीज़ भी है कि आप इससे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इसको रट्टा ना लगाएं। जब आप रट्टे वाले चक्कर में पढ़ेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। जब आप मतलब अब आप इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो इतनी तो इंग्लिश आपकी होगी कि आप थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बना के माइंड में रखें और अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करें। जब आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ELLT का स्पीकिंग और यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बिल्कुल भी टफ नहीं होता। बिल्कुल भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें कि आप सोचें कि पास नहीं हो जाएगा। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया, मेरा ELLT में 8 बैंड आ गया। और यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है। वो बाद में इसे बड़ी डिटेल में इसे चेक करते हैं। मुझे इस तरह लगता था अपने हर इंटरव्यू के बाद, हर टेस्ट के बाद कि बस यहीं पे मेरी कहानी ख़त्म है, मुझे कोई और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बैंक स्टेटमेंट को किस तरह मेंटेन रखना है और इससे नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। वैसे आजकल सितंबर इनटेक स्टार्ट है, तो अगर जो लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है सितंबर के बाद इनके रूल्स चेंज हो जाए। एक अच्छी ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए। जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा ऑनेस्टली यूके का माइंड नहीं था, लेकिन यूके इस टाइम सबसे अच्छा इस वजह से है क्योंकि बहुत जल्दी वीज़ा प्रोसेस कर रहा है। लाइक मेरा 2 से 3 मंथ्स के अंदर ये सारा वीज़ा प्रोसीजर हुआ है, सारा कुछ इसमें हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आपने अप्लाई से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरी पुराने पहले वाली इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट समझाया है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नेक्स्ट प्रोसेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।